गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति की तीव्रता ज्ञात करी थी। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा तो अगर हम अच्छी स्थिति की तीव्रता ज्ञात कर चुके हैं तो निरक्षी स्थिति की तीव्रता में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जरा ध्यान से समझिए। देखो, एक बिंदु लिया मैंने ए, उससे थोड़ी दूरी पर बिंदु लिया बी। ए पर लिया मैंने माइनस क्यू आवेश, बी पर लिया मैंने प्लस क्यू आवेश। ये मान लीजिए एक्स अक्ष है। इसमें मध्य बिंदु लिया मैंने ओ। इस मध्य बिंदु से ए तक की दूरी एल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल। तो ओ से बी तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु में है। यानी एक बिंदु है ए एक्स अक्ष के सापेक्ष, दूसरा बिंदु है बी, जिनके ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2l। और ए पर है हमारा माइनस क्यू आवेश और बी पर है हमारा प्लस क्यू आवेश। अब हमने पिछले वीडियो में क्या किया था? इसके अनुदिश हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, यानी अच्छी स्थिति में तीव्रता ज्ञात की थी। अब हम इस जो मध्य बिंदु है इसके लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखो, तो अब इसके मध्य बिंदु से ये दूरी आर दूरी पर कोई बिंदु है पी। इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है। इस पी बिंदु पर हमें प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसको मैं मिला दूंगा, ए पी को बी पी को भी मिला दूंगा। अब देखो, तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो पी पर विद्युत क्षेत्र की उत्पन्न तीव्रता है वो मानी हमने E1। और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमने मानी E2, यानी वो विपरीत दिशा में है। तो इसकी दिशा किधर होगी? इधर। ये हो गया हमारा E2। प्लस क्यू के कारण E1 और माइनस क्यू के कारण E2, क्योंकि ये माइनस आवेश है। तो अब इनकी जो परिणामी तीव्रता होगी, यानी इस दिशा में E1 और इस दिशा में E2, तो परिणामी तीव्रता मैंने ये हो गई E। अच्छा, अब ये कोण मान लिया हमने थीटा, तो ये बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा ये पर भी। और अब क्योंकि ये और ये समांतर है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? थीटा संगत कोण है। और ये इसके मध्य बिंदु से खींचेगी तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? थीटा। देखिए, इसमें कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालनी है क्यू आवेश से के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए कौन सी? पीवी या पीए, दोनों ही बराबर दूरी है। तो ये दूरी हम निकालनी है। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे? जरा ध्यान से देखो, ये समकोण है, ये भी समकोण है। पहली बात तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये समकोण त्रिभुज हुआ कौन सा? पी ओ बी, ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ये है कर्ण, और ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया लंब। तो हमें निकालना कर्ण है। तो किस से निकालते हैं? जैसा पिछले क्लासों से जानते हैं, ये हम दूरी पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो अब पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है आप जानते होंगे, मैं लिख देता हूँ। यानी पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
ठीक। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब, तो लंब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये r, तो हो गया r का स्क्वायर प्लस आधार, ये देखो कितना हो गया l का स्क्वायर। तो यहाँ से वर्ग हटाने तो वर्गमूल चला जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये जो दूरी हमारी आ गई, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ अंडर रूल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये भी होगी हमारी कितनी, अंडर रूल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ से ये दूरी आ गई हमारी अंडर रूल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो अब हमें यहाँ से इस पे P पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में परेशानी नहीं होगी। अब यही बात बच्चों मैंने ये बोली है इस फिगर को, अगर फिगर को ध्यान से देखकर यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, एक बार पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने लिख दिया है। तो बिंदु ए और बी पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित हैं, जिसके मध्य बिंदु ओ से ए तथा बी दूरी एल है, ए तथा बी से यानी ओ से ये दूरी एल है, ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। पी पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है, जिनकी परिणामी तीव्रता E है। और ये जो कोण है B या A या यहाँ पर ये वाला कोण और ये क्या है हमारा थीटा है। तो अब देखो बच्चों, तो हम पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं लिखूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी क्या मानी हमने E1 बराबर, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q/r स्क्वायर, यानी आवेश से जिस बिंदु पर हम तीव्रता ज्ञात करने हैं वो दूरी। तो देखिए, तो 1/4πε0 Q आवेश है यहाँ पर Q, अब दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी कितनी है हमारी अंडर रूल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ लगा दूंगा अंडर रूल r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यानी आप पूरी दूरी का वर्ग होता है तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखो वर्गमूल की पावर कितनी होती है 1/2, और 2 पहले से है तो 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया बराबर, इसी में लिख देता हूँ आगे 1 बच गया, तो हो गया 1/4πε0 Q/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी क्या है हमारी E2 बराबर बिल्कुल इसी प्रकार से, तो 1/4πε0 आवेश हमारा Q है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है वही इतनी है, कितनी अंडर रूल r स्क्वायर प्लस l बराबर, तो कहने का मतलब इतनी ही आ जाएगी। तो क्या हो जाएगी यानी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो देखो बच्चों आपने क्या देखा कि प्लस क्यू आवेश के कारण भी तीव्रता उतनी आई और माइनस क्यू आवेश के कारण भी तीव्रता उतनी ही प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या है E1 बराबर E2, E1 बराबर E2, यानी दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न जो तीव्रता है उसका परिणाम में बराबर। अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता।
तो परिणामी तीव्रता देखिए कैसे निकालेंगे। अब जरा थोड़ा ध्यान दीजिए, परिणामी तीव्रता यहाँ निकालनी है, कैसे निकालेंगे। पिछले 11वीं क्लास में आपने वेक्टर पढ़ा था, तो देखिए ये हमारा मान लो एक्स अक्ष है, ये मान लो वाई अक्ष है, और ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ये कोण थीटा है। तो अगर इस वेक्टर के हम क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त करें तो आप कैसे प्राप्त करेंगे। जैसा आप जानते हैं 11वीं में पढ़ा है हमने, इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा ए कॉस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक यानी लंबवत दिशा में घटक क्या होगा, ए साइन थीटा। यानी ठीक, इसमें कोई परेशानी नहीं, पिछले साल पढ़े हैं। एक वेक्टर है, उसके क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हम निकालना जानते हैं। अगर वेक्टर ए है तो ए कॉस थीटा क्षैतिज दिशा में, और लंबा दिशा में हो जाएगा ए साइन थीटा, यानी बाह्य थीटा। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए अब परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, जरा ध्यान देना आप। यहाँ स्थिति क्या है, मैं यहाँ अलग से थोड़ा समझा दे रहा हूँ, वहाँ थोड़ा वैसा हो गया है। ये है हमारी E1 और ये है हमारा E2 यानी E1 और E2, ये है इसकी परिणामी तीव्रता यानी कि E। अब देखो, तो इसका जो ये थीटा है, ये थीटा है, इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है लंबवत घटक वो इस दिशा में आएगा, इसका इस दिशा में आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, E है तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। यानी E1 और E2 का ऊर्ध्वाधर घटक क्या आएगा, इसका E1 का आएगा E1 साइन थीटा, E2 का आएगा E2 साइन थीटा। ठीक, अब देखो E1 बराबर E2 है, यानी दोनों कैसे हैं, बराबर और विपरीत हैं। तो ये बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब बचा क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक देखिए E1 का इधर हो गया, मान लीजिए E1 cos थीटा, और इसका भी हो जाएगा हमारा कितना, E1 cos थीटा। मैंने E2 cos थीटा होना चाहिए, E1 लिख दिया है क्योंकि E1 बराबर E2 है। ठीक, तो अब ये एक ही दिशा में आ गए, ठीक, क्षैतिज दिशा में आ गए, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाएगी। तो परिणामी तीव्रता हमें क्या मिलेगी, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E बराबर, ठीक, देखो E1 cos थीटा और ये भी E1 cos थीटा, कितना हो गया 2E1 cos थीटा। तो वही लिखूंगा, ये हो गया हमारा 2E1 cos थीटा। ठीक, अब देखो, अब परिणामी तीव्रता थोड़ा नीचे से देखेंगे आप, E बराबर 2 E1 की वैल्यू ये है, E1 की रखते हैं या E2 की बराबर है, तो वो वैल्यू यहाँ रखेंगे कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब cos थीटा, ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू देखिए, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहां से देखो cos थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। तो इस तरह देखिए, इसमें देखिए चाहे इसमें देखिए, आधार क्या है हमारा L और कर्ण क्या है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, cos थीटा बराबर आधार हो गया हमारा L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई चित्र के अनुसार cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू इसमें लगा देंगे, L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लगाइए, L अपॉन √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q अपॉन, अब देखो इनको इकट्ठा कर लीजिए, इसकी पावर 1 है, इसकी वर्गमूल की कितनी होती है 1/2,
तो 1 प्लस 1/2, एक और आ रहा, कितना हो गया 1.5 यानी 3/2। तो इसकी पावर कितनी बन जाएगी, इसको एक और में 1/2 मिला के बन जाएगी 3/2। तो कितना हो जाएगा r² प्लस l², पावर आ गई 3/2। ठीक, अब देखो l, तो E बराबर 1/4 पाई f∁0, ये क्या हो 2 को उधर लिख दो तो ये हो गया 2ql, और अपॉन क्या हो गया r² प्लस l² की पावर 3/2। अब 2ql क्या है, 2ql है हमारा P यानी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो 2ql की जगह लगा दूंगा मैं P, तो क्या मिलेगा E बराबर 1/4 पाई f∁0 P अपॉन, अब देखो जैसे पिछले अच्छी स्थिति में भी किया था, R जो L से बहुत बड़ा है, R ग्रेटर L, यानी तो हम L को क्या मान लेते, नगण्य मान लेते। तो ये 0 हो गया, L की वैल्यू 0 हो गई। अब R2, तो R2 इसका गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा R की पावर 3। चलो एक बार लिख देता हूँ, r² की पावर 3/2, तो इसमें 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई f∁0 P/r⁵। तो ये हमारी आ गई, ये फॉर्मूला निकल करके आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है।